हलाल जो है ये पूरी इकोनॉमी को कब्जा करने का एक तरीका है। पार्लियामेंट की जो कैंटीन है उसमें जो मीट सर्व होता था वो केवल हलाल होता था। 70 के दशक में फेमिनिज्म शुरू हुआ था तो ये बात फैलाई गई थी कि माँ का दूध पीने से माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब 135 फुट वाली जब आपको हूर मिलेगी तो इससे अच्छा तो कोई लुत्फ हो नहीं सकता। जब किसी एम्प्लॉयमेंट के यूनिट में कम से कम एक न्यूनतम मुसलमानों की वहां पर नियुक्ति होती है तो उस कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जहां पर कि केटरर्स जो हैं जिनको खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है शादी वगैरह में, वो आटे में रोटी बनाने से पहले थूक देते हैं और वो थूक लगा हुआ खाना, तो ये भी क्या हलाल का हिस्सा है क्या? स्वागत है आपका रवि रंजन जी। जी जी। पिछले एपिसोड में जी, आपने बखूबी समझाया बहुत बहुत था धन्यवाद। कि किस प्रकार हलाल केवल खाने के विषय पे चिंता का विषय नहीं है, केवल मीट की बात नहीं है, क्योंकि अगर केवल खाने की बात होती, केवल अगर मीट की बात होती तो बहुत सारे जो मांसाहारी लोग हैं वो शाकाहारी बन जाते, कहते चलो झमेला खत्म हो गया। लेकिन झमेला वहां खत्म होता नहीं है। हलाल जो है ये पूरी इकोनॉमी को कब्जा करने का एक तरीका है, क्योंकि जैसा कि पिछले एपिसोड में रवि रंजन सिंह जी ने बताया था कि जब किसी फैक्ट्री में, जब किसी एम्प्लॉयमेंट के यूनिट में कम से कम एक न्यूनतम मुसलमानों की वहां पर नियुक्ति होती है तो उस कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मतलब केवल खाने को नहीं बल्कि कंपनी को भी हथिया लिया जाता है। इस तरह से आप समझिए कि एक एक करके सारी कंपनियां और सारे जितने सरकारी भी दफ्तर हैं वहां पर भी अगर ये हलाल सर्टिफिकेट शुरू हो जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरे विश्व की इकोनॉमी इस्लाम के कब्जे में आ जाएगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उनके गुलाम बन के रह जाएंगे। तो ये समस्या बहुत बढ़िया तरीके से रवि जी ने पिछले एपिसोड में समझाया था और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रवि रंजन सिंह जी केवल एक ऐसे एक्टिविस्ट नहीं है जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लोगों को सोशल मीडिया द्वारा जागरूक करते हैं। वो धरातल पे आकर एक्टिविज्म करते हैं और अथॉरिटीज को जागरूक करके उनको मजबूर करते हैं कि ये जो हलाल सर्टिफिकेट आपने लगा रखा है इसको उखाड़ फेंकिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इससे देश को और समाज को बहुत हानि पहुंचेगी। एक बार फिर रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम समाधान की बात करेंगे आपसे और आपसे निवेदन है कि आप वहां से शुरू कीजिए कि पार्लियामेंट के कैंटीन में किस तरह से आपने देखा कि वहां भी हलाल सर्टिफिकेट चलता है और उसको आपने कैसे समाप्त करवाया। जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपका चैनल में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और मेरे को भी चांस दिया, इसका धन्यवाद। अगर हम पार्लियामेंट से बात करें तो आपकी तरह मैं भी पत्रकार हूँ, पर पहले एक्टिव ज़्यादा था, पत्रकारिता में थोड़ा कम एक्टिव हूँ और चीज़ों में मेरा ज़्यादा समय दूसरी चीज़ों में जाता है, सोशल एक्टिविज्म में। पार्लियामेंट की जो कैंटीन है उसमें जो मीट सर्व होता था वो केवल हलाल होता था। तो इसके लिए पार्लियामेंट की ही पिटीशन कमेटी में एक पिटीशन लगाई हमने कि केवल हलाल क्यों सर्व होता है, या तो आप दोनों प्रकार का मांस रखिए। फिर मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे हम मांसाहारी होने की वकालत नहीं कर रहे। मांसाहारी हो या ना हो ये आपका अपना विवेक है, परंतु जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ये थोपा जाए कि अगर आपको मांस खाना है या कुछ भी खाना है तो पहले इस्लाम की सुपीरियरिटी को और उस सब समझिए, उसको सैल्यूट करिए, उसके झंडे के नीचे आइए, उसको सरेंडर करिए, फिर आप खाने के अधिकारी हैं। तो ये दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। एज ए कंज्यूमर मेरे को राइट है मैं जो भी खाऊं। भारत की जो संसद है उसमें उस समय भारतीय रेल की कैटरिंग होती थी और भारतीय रेल पूरी जो है वो केवल हलाल सर्व करती है। तो नेचुरली अपनी कैंटीन में भी वो हलाल सर्व करती थी। तो जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आपको ये मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने धर्म को छोड़ के किसी पर धर्म को अपनाएं, मजहब को अपनाएं, धर्म नहीं मजहब को अपनाएं। तो ये एक बहुत बड़ा हास्यपद चीज है कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या। पिछले एपिसोड के बाद हमारे कई सारे दर्शकों ने कुछ सवाल भी हमसे किए हैं और हमसे उन्होंने निवेदन किया कि आपसे हम वो जवाब मांगे।
तो एक प्रश्न उनका ये था कि जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं पूरे विश्व में, केवल हमारे देश में नहीं, वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों की है, सबसे बड़ी कम्युनिटी ईसाइयों की है, उसके बाद मुसलमानों की। तो उनके यहाँ पर जब ग्राहक आते हैं और वो हलाल सर्टिफिकेट की मांग करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर हलाल सर्टिफिकेट ना हो तो उनके बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। इसका समाधान बताइए। जी, पहले बात तो ये, हम उन्हें दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी कह रहे हैं, होगी भी, मगर जब एक मुसलमान के एंगल से देखते हैं तो उसमें दो ही है, मोमिन या काफिर, उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं रह जाती बाकियों में। जहां तक हलाल की और इसकी बात आती है, ज्यूज का वो मीट खा सकते हैं एट सम एक्सटेंट, मगर वो भी एक लिमिटेड वो है। और जहां तक इसकी बात है, तो ये जो परसेंटेज है, अगर ये 25 या 30% है, तो हम ये ना देखें कि 40%, 50% क्रिश्चियन है, 15% हिंदू, ये जो भी परसेंटेज है, कुल मिला के जो मुस्लिम है, जो ये जिसके लिए ये मैंडेटरी है या जो बताता है मेरे लिए मैंडेटरी है, वो 30% से कम है। और 70% ऐसा है जिसके लिए ये कोई कंपलसरी नहीं है। और बल्कि क्रिश्चियनिटी में वंस इट इज सर्व टू द गॉड्स, तो वो चीज वो नहीं ले सकते। एक चीज हमारे यहाँ सनातन जो पद्धति रही है, वो एक झटके में मारने की, जो बलि भी होती थी एक झटके में होती थी, तो हमारे यहाँ भी नहीं है। और वहां पे जो गिल्ट मशीन से किलिंग होती है, या जो उनकी जो स्लॉटरिंग है, या ट्रेडिशनल पैगन्स की स्लॉटरिंग, और उसके बाद तो क्रिश्चियंस की भी स्लॉटरिंग रही, वो हलाल नहीं रही। सो दिस इज हलाल वर्सेस नॉन हलाल ना। अगर हम, तो इसमें क्रिश्चियन भी उतना ही पीड़ित है इस हलाल से जितना कि एक हिंदू पीड़ित है, या जितना कोई और पीड़ित है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये बात ठीक है, उनकी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो जिस समय लार्जेस्ट प्लस थर्ड लार्जेस्ट प्लस फोर्थ लार्जेस्ट प्लस फिफ्थ लार्जेस्ट एक जगह खड़े होकर आवाज लगाएंगे, तो सेकंड लार्जेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने लिए करते हैं, करते रहे। अब इसमें जो 8 ट्रिलियन यूएसडी की, जो पहले 10 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी इकोनॉमी, कोविड ने थोड़ा सा धक्का दिया, अब 8 ट्रिलियन के आसपास आ गई, पहले 9 क्रॉस कर गई थी। वो सवाल ये है कि अगर मैं देखूं दिल्ली एनसीआर में केवल 2 या 3 बूचड़ खाने हैं, और 2 या 3 जो बूचड़ खाने हैं वो केवल हलाल के ही हैं। वहां पर जो बूचड़ी हो रही है वो हलाल का है। एक छोटी बूचड़ी है जो कैंटोनमेंट एरिया में है, आप समझिए, वो कैंटोनमेंट एरिया में है, और वो जो है वो झटके की बूचड़ी है, आप समझिए। दूसरी चीज ये है कि जिसको और जितने भी ठेके खुलते हैं, छूटते हैं दिल्ली एनसीआर में, वो सारे मुसलमान ही लेते हैं, सीधे तौर पर मैं दिखाऊं आप। और जब वो मुसलमान लेगा तो वो झटका क्यों करेगा? क्योंकि वो हलाल करेगा, क्योंकि उसके लिए झटका जो है वो दीन से इतर चीज है, वो तो कर ही नहीं सकता। तो इस पूरे गिरोह पर उनका राज है, ये पूरा गिरोह उनका है। दूसरी चीज कि ये जो मीट शॉप्स होती हैं, इन मीट शॉप्स में अगर आप लाकर किसी बकरे को हलाल करेंगे और इतना खून बहेगा, इतना पानी बहेगा, एमसीडी वाले आपको ऐसे पकड़ लेंगे, दर दबोच लेंगे। नगर निगम वाले, अगर मैं गाजियाबाद और नोएडा की करूं, तो नगर निगम वाले आपको ऐसी की तैसी कर देंगे। आप वहां पर लाकर झटका कर नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली में जितने खटीक बंधु हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झटके का मांस बेचते हैं, वो कहते तो झटके का मांस है, पर वो बेच रहे हैं हलाल, क्योंकि उनको मिल भी पीछे से हलाल रहा है ना, क्योंकि वो काट नहीं सकते वहां पर, उसको बचर नहीं कर सकते। तो ये जो सिचुएशन है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसका क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल आपने अच्छा होमवर्क करा है, क्योंकि 1 या 2 छोटी बुचरीज हैं, स्लॉटर हाउसेज हैं, जो एक कंटोनमेंट एरिया में, कंटोनमेंट एरिया में है, मुझे पता है, लेकिन वो आर्मी के लिए है केवल। नहीं, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, वो केवल आर्मी के लिए नहीं है, वो आर्मी प्लस सिविलियंस के लिए है, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी को है। जैसे अगर आर्मी का जिस दिन की बुकिंग है, मान लीजिए आर्मी ने उस दिन उसका सारा माल खरीद लिया, एक दिन एडवांस बुकिंग हो जाती है, तो सिविल को नहीं मिलेगा। जिस दिन अगर उनका कम होगा तो वो सिविल को बेच सकते हैं, इनका ऐसा अरेंजमेंट है। खैर वो बहुत बड़ी नहीं है। गाजीपुर में 3 बूचरीज हैं, एक झटके की, एक हलाल की, और एक बिग कैटल जिसे कहते हैं, उनकी है। जी, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। वो जो आप झटके की बूचड़ी कह रहे हैं, मैंने 2016 में उस पर रिपोर्ट फाइल की थी और उसको कवर किया था
और वो भी किसी मियाँ जी के पास है, और मियाँ जी भी उस झटके में हलाल कर रहे हैं। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये पहले अलीना नाम की एक कंपनी के पास थी, ठीक है, हो सकता है मेरे को नाम थोड़ा आगे पीछे हो रहा, मतलब मुसलमान के पास ही थी। हमारी बात हो रही थी, उसमें हम पिटीशन में या इसमें भी जा रहे थे कि ये अगेन वही मेरा जो लॉजिक है कि नट बोल्ट नहीं है। अगर वो कल को आप जैसे है कि मंदिर में आप कह दें जी आप कल से आके ये मौलवी साहब कलमे पढ़ेंगे या मौलवी साहब कल से मंत्र पढ़ेंगे, तो ये नहीं हो सकता। वो एक विधि के अनुसार ही कोई कर सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है, जैसे ही अगर वो झटके का लेते हैं तो ये आपस में मियाँ लोगों के टकराव हो गया था कि भाई तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, अगर तुम झटका कर रहे हो तो तुम्हारा जो हलाल है वो हराम हो गया। अब ये जो बिजनेसमैन है, इसके पास आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई। तो फिर इन्होंने एक सॉल्यूशन ये निकाला अपना, जैसे लोगों को प्रेजेंट किया कि ये मैं टेंडर तो लूंगा, किसी हिंदू के पास नहीं जाएगा, टेंडर तो मैं लूंगा, और मैं जो करूंगा वो भी मुझे मेरे अधिकार क्षेत्र मेरा आ जाता है ना, उसके अंदर आप घुस नहीं सकते। आपने कैसे अंदर चले गए, नहीं तो मीडिया को वो घुसने नहीं देते। सुजीत जी, मुझे लगता है अगला सवाल आप पूछना चाहते हैं, लेकिन आप ही के जवाब से एक चीज मैं इसमें कोट करना चाहता हूं। ये जो बाकी की हिंदू समाज में ये जो जातियां थी, जैसे कि खटीक थे, डोम थे, और वो लोग थे चर्मकार जो थे, जो इस चमड़े से, वो जो जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल करते थे और अलग अलग जगह बेचते थे, क्या उनके रोजी रोजगार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है? एक तरीके से उनका रोजगार छीन लिया गया है? क्योंकि मैं ये देखता हूँ, ये जो जिसके मवेशी भी मरते हैं, अब ये कितनी बड़ी समस्या है कि जिनके मवेशी मरते हैं, गाय भैंस मर रहा है, अगर वो उसको वहां से हटाना चाहते हैं, तो वो भी अब खटीक समाज जो है उस काम को नहीं कर रहा है, उस काम को इन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है कि आपने समाज और इकोसिस्टम का, अर्थव्यवस्था का सबसे निचला पहिया जो था, जो पूरी अर्थव्यवस्था में एक छोटे से पार्ट की तरह काम कर रहा था, समाज का एक छोटा पार्ट था, लेकिन सारी चीजों में अपनी बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता था, उसको आपने साइडलाइन कर दिया, उसका स्पेस कोई और खा गया। जी, इसमें अब फिर यही है कि गलती किसकी है? ये हमारी गलती है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम सरकारों पे और अदालतों पे या किसी और पे ब्लेम लगाएं, सबसे पहले मैं अपने ऊपर ब्लेम लेता हूं, और सॉल्यूशन भी मेरे पास है। ये किसी सरकार के पास पावर नहीं है। अगर आज हम इसको बैन करवा भी देते हैं, पहली बात तो वो इतने स्मार्ट हैं कि वो किसी ना किसी माध्यम से किसी को आगे करके या कैसे भी करके, या कोई अनजाने में हमारा हिंदू भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां से ऑर्डर ले आया। पहले वो लेके गए कि हलाल को बैन करो, कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि हलाल इज मुस्लिम वे ऑफ लाइफ, वी हैव नो ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट। तो वो अपने को सिक्योर कर चुके हैं। यदि कोई सरकार अगर करती भी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब वायलेशन होगी। और यदि हो भी जाती है, हमने पिछले एपिसोड में इस बात पर जोर दिया था कि कई बार अति उत्साह में हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। और ये जो फाइल हुआ था पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, उसी का एक उदाहरण है। लेकिन इससे पहले आपने एक और बात कही, और वो आप उसको शायद और विस्तार से समझाना चाहते थे, वो भी आप बताइए। आपने कहा कि ये जो मान्यता है या जो बात फैलाई गई है कि हलाल अधिक स्वास्थ्य से अनुकूल है, हेल्दी है, वो गलत है। तो वो गलत कैसे है, वो भी आप लोगों को समझा दीजिए, ताकि जो इस भ्रम में है कि शायद हेल्दी खाने से, हलाल खाने से वो हेल्दी खा रहे हैं, उनका ये भ्रम भी टूटना चाहिए। जी ऐसे है कि ये भ्रम कैसे इतने बड़ी, जब 10 लाख करोड़ की, या जिसको अंग्रेजी में हम 10 ट्रिलियन यूएसडी कहते हैं, इतना बड़ा हिसाब है कि मेरे तो कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और मैं उसका वो, जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री एक प्रोपोगेंडा इंडस्ट्री को खड़ा करती है, आजकल जितनी रिसर्च हो रही हैं, मैं पिछले 50 साल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले अपने तरीके से पहले भी पैसे वाला डोमिनेट करता था, आज भी करता है। ब्लड के अंदर जैसे बताया था एक क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर मेरी आयु 100 साल भी है तो ब्लड उसी तरह मेरे धमनियों में चलेगा जैसे वो एक छोटे बच्चे के चलता है। अगला प्रश्न मेरा ये है कि ये जो अथॉरिटीज होती है, एक तो हमने व्यवसायियों की बात की,
एक अथॉरिटीज की बात की आपने, जैसे आईटीडीसी की बात की, जहां पर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो इस दुष्प्रचार में ना आ जाए कि झटका से हलाल बेहतर होता है। लेकिन एक और जी समस्या है जिसकी तरफ संकेत किया श्रीकांत जी ने, कि उन्होंने खटीक की बात की, खटीक समाज की बात की, आपने भी उस पर जवाब दिया। हम आजकल देख रहे हैं कि जो न्यूनतम मूलभूत सेवाएं हैं जो हम सभी को चाहिए, घर पे कभी कारपेंटर को बुलाना पड़ता है, कभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, और हम लोग कहीं पर जब साथ में गाड़ी नहीं होती है तो उबर या ओला से हम कहीं पर जाते हैं। कहीं पर भी आप अर्बन कंपनी में हो, उबर के ऐप में हो, आप एक सर्विस मांगिए तो जो नाम फ्लैश करता है, कई बार वो मुसलमान का नाम होता है। मतलब कि ऐसी इकोनॉमी, सर्विस करवाने को खास तौर से, हाँ, और बार बार चाहिए तो इकोनॉमी खास का, तौर आप जैसे आप तो सरदार हैं, बाल नहीं कटवाते, हमें तो बाल भी कटवाने पड़ते हैं। नाई के पास जाते, वो भी मुसलमान होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी के लोअर तबके पे पूरी तरह से वो समाज छा गया है। और हलाल सर्टिफिकेट में आप जो कह रहे हैं कि एक समय पूरी इकोनॉमी उनके कब्जे में हो जाएगी, वो बिना हलाल के भी हमें दिख रहा है। जी तो एक तो समस्या ये है कि लोग कहने लगे हैं कि हिंदू आजकल छोटे काम, मैं तो किसी काम को छोटा नहीं मानता, वो कह रहे हैं कि छोटे काम करना नहीं चाहते तो मुसलमान आ जाते हैं इसलिए करने के लिए। इसका भी अगर कोई आप समाधान बताएं। नहीं, देखिए मैं पहले इसमें तो मैं एक मिनट रवि जी, इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। दिल्ली एनसीआर में खास तौर से जो फलों का काम है, फलों का जो काम है और जो ग्रीन वेजिटेबल्स के काम है, उसमें 80% तक, 80% बहुत बड़ा एक डाटा है, इस बात को समझिए। आप गाजीपुर मंडी देख लीजिए, आप गाजियाबाद की, आप दिल्ली की तमाम मंडियां देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व जो है वो आपको पता है किसका है। इसका सॉल्यूशन जी जी फिर मैं उसी चीज पे आता हूं कि हलाल झटका तो हमारा नॉन वेज पे खत्म हो जाता है, ठीक है, जो हमारी उसकी युद्ध है कि और जहां तक मीट की बात है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि मीट में खाना छोड़ सकता हूं। मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को झटका मिल नहीं रहा था। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने कहा था। पर क्या हम आटा चावल दाल छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। अब अगर 80% कब्जा हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई, ठीक है। और हम एक मील ज्यादा चलना नहीं चाहते। वो अलग बात है कि मैं इसमें अपने शराबी भाइयों को नाराज भी नहीं करना चाहता, मगर ये अलग बात है कि ठेके पे हम 3 घंटे खड़े रहेंगे, मगर हम मीट लेने के लिए आधा घंटा आगे नहीं, 10 मिनट गाड़ी नहीं चला सकते, ये 5 मिनट हम वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में वो नहीं है, टारगेट में वो नहीं है। अब ये मीट से हम बाहर चले तो जितनी मानवता की समस्या है, काफी, अब हलाल इज मदर ऑफ ऑल जिहाद्स, इस चीज को समझिए। मैं लास्ट टाइम शायद आपसे ही एक चैनल पे मैं ये बात बता रहा था। जी जी एक जनरल मलिक हैं पाकिस्तान में, रिटायर्ड जनरल हैं, अब तो शायद मेरे को नहीं पता है कि नहीं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर, और उसमें एक चैप्टर था वाटर एज अ वेपन। तो दुश्मन का पानी रोक देना भी हलाल है, ये आप समझ रहे हैं बात को। और उसका एक दुश्मन का पानी रोक देना, तो ये जब हलाल का कंसेप्ट है, ये हम मीट या खाना या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तक नहीं है। अब उसमें हमें कैसे घेरा गया, एक और जिसके ऊपर हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं, और आपका उसमें हम लोग मिलकर लड़ेंगे, सहयोग चाहिए। ये जो ये हलाल की लड़ाई है, ये केवल बकरे तक या आलू के चिप्स तक नहीं है। इस चीज को बहुत डीपली हमको समझना है, क्योंकि ये षड्यंत्र के व्हील विद इन व्हील, व्हील विद इन व्हील, व्हील विद इन व्हील है। ये समझने के लिए हमें बहुत, आप जैसे बुद्धिजीवी इसको समझ के समाज के सामने ला सकते हैं। और ये जो अभी एक एग्जांपल दी है मैंने सिंध वाटर ट्रीटी की, ये भी हलाल का हिस्सा है। तो हलाल को हम ये समझें कि अगर हमने, हमारी म्यूनिसिपैलिटी ने एक लॉ बना दिया या एपडा ने वो रोक दिया, उससे हलाल रुक गया, नहीं। ये बहुत बड़ा विश्वव्यापी षड्यंत्र है जी। और इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसा कि आपने कहा कि इस्लामिक वॉरफेयर के तरीके
जिसमें आपने जल जिहाद का भी नाम लिया। हम लोग लगातार लव जिहाद पर भी आवाज उठाते रहते हैं कि भोली भाली जो लड़कियां हैं हमारे परिवारों की, वो कथित प्रेम के जाल में फंस जाती है और उसके बाद स्वयं तो मुसलमान बन ही जाती है, मुसलमान बच्चे पैदा करती है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाती है। इसी तरह से आप देखिए ज़मीन जिहाद है। फ्लाईओवर के ऊपर अचानक कहाँ से मज़ार आ जाता है। अब कौन पीर फ्लाईओवर के ऊपर जाके मरा था जब जिस वक़्त वो फ्लाईओवर था ही नहीं। तो ऐसी बातें हम देख रहे हैं कि हर जगह मतलब पूरी दुनिया को तो खबजाने आसमान का। में भी मर सकता है, आप ये गलत कह रहे हैं प्लीज। आसमान में भी पीर मरते हैं, पीरो मुर्शद जो हैं वो हाँ, धरती और आसमान के बीच में एक जगह जाके मर जाते हैं और वहीं उनकी बॉडी रहती है। अब फ्लाईओवर बनेगा, उन्हें पता है कि फ्लाईओवर यहीं बनेगा, इसलिए वो वहां मरते हैं। फ्लाईओवर जी बनता है और वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट हो जाते हैं। जी जी प्लीज। तो मैं एक मज़ार एक बन गया, साहब से उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसको तोड़ दे, तो अ, ज़मीन उन्हीं की हो एक गई। एक साहब से मैं पूछ रहा था, तो कोई मजार हुँ, थी, तो वो मजार जो है वो पीर 9 गजा की है। तो मैं कहा ये 9 गजा क्या होता है? बोले बहुत बढ़िया पीर थे, बहुत लंबे पीर थे, बहुत चौड़े पीर थे, 27 फुट 9 उनकी कद बजे। था, 9 गज। तो फिर वो फ्लाईओवर तक तो हो गई, फ्लाईओवर तक अगर तो हो गई। और जहां पे जो एक हूर है, और नहीं हूर नहीं, वो पीर वर्टिकल थे, हॉरिजेंटल थे, ये भी क्लियर कर दीजिए ना। हाँ हाँ, ये भी। तो एक जो हूर जन्नत में 72 में से जो 72 मिलनी है, उनमें से एक की जो कद है वो 135 फुट होगा, कोई छोटी मोटी नहीं होंगी। तो अब 135 फुट वाली जब आपको हूर मिलेगी, तो इससे अच्छा तो कोई लुत्फ हो नहीं सकता। अब ये अलग बात है कि चरण स्पर्श के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या बचेगी 135 फुट वाले की, वो नहीं, आप कर विषय भी थोड़ा। कुछ नहीं सकते ना, हाँ, क्योंकि वही आप मैं तो कह खुद रहा 5 फुट के हैं ना। हूँ। हाँ, वो तो चरण, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ चरण स्पर्श के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। हाँ, वहां पे जिन्होंने यहाँ पे अच्छे कर्म करे हैं, मतलब जिन्होंने हाँ, यहाँ पे जिहाद करा है, वो भी लंबे हो जाएंगे वहां, आप नहीं अच्छा, हो पाएंगे। हाँ, तो ओके। वो आप एक एक 135। जी, हम तो लॉस में हैं। एक हाँ, एक उसमें जो अब इशू खाने के मामले में रवि जी, एक इशू और जी भी आया है। अब कार्यक्रम के की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ इश्यूज को कवर कर लेते हैं। पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जहां पर कि केटरर्स जो हैं, जिनको खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है शादी वगैरह में, वो आटे में रोटी बनाने से पहले थूक देते हैं, और वो थूक लगा हुआ खाना, तो ये भी क्या हलाल का हिस्सा है क्या? अभी पीछे तमिलनाडु के एक कोर्ट में एक साहब ने एडमिट करा है कि ये हलाल का हिस्सा है। हम्म तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और ये आपका कानून कुछ भी कहे, हम अपने मेरे मेरे अनुसार ये ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, तो मैंने कुछ गलत नहीं करा। और आप जैसे जो चैनल हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आपका बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, तो हर चीज को जब मैं चलता हूं तो देखता हूं कि ये आगे, बिकॉज वी हैव टू, हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू लुक फॉर, आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज इनविजिबल एंड अननोन एनिमीज। हलाल तो विजिबल एनिमी था, पर अननोन था। अब ये जो है, जैसे ये संधि हुई, जो संधु जल संधि हुई, ये इनविजिबल था। कितने लोगों को पता है ये इनविजिबल एनिमी है, जो हमें रोज खा रहा है, मेरे देश का पानी रोज जा रहा है। तो ये हलाल इज अ वेरी बिग, इसको हम केवल कंज्यूमर आइटम और ये इस तक ना देखें, दिस इज हलालोनॉमिक्स। ओके, मुझे लगता है कि सारे सवाल हम पूछ चुके हैं रवि रंजन जी से। और कोई सवाल है सुजीत जी? आखिरी नहीं, कोई बस सवाल है? 2-3 चीजें बतानी है, दर्शकों को सूचना देनी है। जी और प्लीज। रवि जी से भी यही पूछना था कि हमने यहाँ पर एक संदेश भी दिया कि एक संस्था है महाराष्ट्र में जो कि झटके पे काम कर रही है, झटका एक्टिविज्म कर रही है। तो उनके साथ भी रवि जी का कोई समन्वय, कोई तालमेल है क्या? उनका झटका महासंघ है, और वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और इस आंदोलन को, मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे पास प्राइवेटली पतंजलि से एक मैसेज आया है
कि ये आप अपने कार्यक्रम में अवश्य बता दें कि बीच में पतंजलि प्रोडक्ट्स पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत बात फैल गई थी कि ये भी हलाल सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि केवल जो मिडिल ईस्ट में वो जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर हलाल का लेबल लगा हुआ था, क्योंकि बगैर उसके वो खरीद नहीं रहे थे। लेकिन बाकी देश में, पूरे देश में जहां भी पतंजलि प्रोडक्ट मिलता है और विश्व के अन्य जगहों पर जो मुसलमान देश नहीं है वहां एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं होता। ये उन्होंने कहा कि अगर हम अपने दर्शकों को बता दें तो जी, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन पहले तो जो जितने भी संघ हैं, महासंघ हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, ऑल आर वेलकम। कई महाराष्ट्र से कई ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी भी हुई हैं और भी जुड़ना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जहां तक इस कंपनी की बात है, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लेबल नहीं होता। क्या सेग्रीगेशन कहाँ से होती है? क्या उनके लिए डिफरेंट प्लांट्स हैं? और क्या जो उनकी शर्तें हैं, क्योंकि इतने % बिजनेस आपने देना है, एक डायरेक्टर हमको मुसलमान रखना है, तभी हलाल सर्टिफाइड होगा, ये क्या ये वो अगर वो उसमें या इस तरह की किसी शर्त को वो मान रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन इतने % इनके थ्रू होगी, अगर वो उसको मान रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा सिस्टम उनका हलालाइज्ड हो चुका है। वो अलग बात है कि वो किसी पे लेवल लगा रहे हैं अपनी मार्केटिंग के हिसाब से, किसी पे नहीं लगा रहे। तो ये अगर उनकी क्लैरिफिकेशन आई है तो इसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक ये ठीक है और कहाँ तक ये ठीक नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि हम इन पे लेवल लगाते हैं और इन पे नहीं लगाते, इससे काम नहीं चलेगा। वो पैसा कहाँ जाता है, आप उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए जो फीस दे रहे हैं वो कितनी फीस जा रही है, और उसमें आप उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम इतने % के लिए ही अपनी देंगे फीस, हम 50,000 नहीं देंगे, हम 10,000 ही देंगे। अगर आप ये कर रहे हैं तो एक स्थिति, मगर अगर आपने फीस सारी दे दी और कुछ पे लेवल नहीं लगाया, तो हमारे लिए तो हलाल हो गया, चाहे उसमें कुछ हलाल का या मीट या नॉन मीट पड़ा है या नहीं पड़ा, वो हलाल हो गया जी। तो ये इनको क्लैरिफाई और करना चाहिए, और अगर ये ठीक है तो यस वी मस्ट सपोर्ट कि यस इनकी ये लिमिटेशन है। हालांकि वहां पे वो एक्सपोर्ट अगर नहीं करेंगे, तो मैं ये मानता हूं, मैं शुरू से मैंने ये बहुत साल पहले इनका पॉइंट उठाया था, ये भी कहा था कि अगर ये हट जाते हैं, और हमारी ये हिम्मत तो है नहीं कि वहां पे बदलवा लें, हालांकि वहां भी बदलाव आ रहे हैं बहुत जल्दी, आप देखेंगे काफी हमारी बातचीत चल रही है, मेरी खुद की बातचीत चल रही है, कुछ कंट्रीज इसको हटाने वाली हैं, ये अगले 2 साल में आप देखेंगे। पर कहने का मतलब है जब तक नहीं हटा पा रहे, तो अगर हम इन्हें बाबा जी को ज्यादा दबाव देंगे, कि समस्या क्या है कि आप भगवा पहनते हैं फिर ये काम करते हैं, हम ज्यादा दबाव देंगे तो क्या होगा, या तो वो कहेंगे मैं तो यही करूंगा जो मेरे को करना है, आपने जो करना है कर लो। दूसरा, अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी बात मान गया, मैंने छोड़ दिया, तो उसकी जगह कोई हिमालय, कोई डिमालय, कोई तिमालय आ जाएगा, तो ये उससे भी भयंकर स्थिति होगी। तो इसलिए मैं, अगर बाबा तो ये है, तो ये मेरी इनसे, पतंजलि से मेरी नाराजगी तो है, मगर इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इनको वो कर दूं। तो पर इनको क्लैरिफाई करना चाहिए, जैसे आप वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये हमारी पोजीशन है, ये सारी चीजें क्लैरिफाई होनी चाहिए। एक ये कह देना हम लेवल नहीं लगाते इज नॉट ए क्लैरिफिकेशन जी। ओके, मुझे लगता है कि आज हमने अलग-अलग, हाँ जी, हमें लगता है कि हमने आज, बहुत धन्यवाद, आपने इतने सारे प्रश्नों को लिया और बड़े बड़े धैर्य के साथ विस्तार से बातें समझाई, और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं अपने दर्शकों श्रोताओं को भी, कि हमारी पत्रकारिता जो है केवल पत्रकारिता नहीं है, केवल आपके स्क्रीन पर दिखना और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना या अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना, यही हमारा काम नहीं है। जब जब जरूरत पड़ती है हम मैदान में भी उतरते हैं, तो ये राष्ट्र हित में और समाज हित में भी काम है। ये जो आंदोलन चल रहा है हलाल के खिलाफ, हलाल के विरुद्ध, उसमें भी हम शामिल हैं। जब जब जिस प्लेटफॉर्म पे हमें दिखना चाहिए, हम अवश्य वहां पर अपना योगदान देंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विशेषकर रवि रंजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।